दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे टॉपिक को उठाने वाले हैं जिसने न जाने कितने कैंडिडेट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। जी हाँ, द नोटोरियसली डिफिकल्ट 2026 प्रीलिम्स सीरीज सी पेपर। आई नो, इसका नाम सुनते ही थोड़ी टेंशन हो जाती है, राइट? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम मिलकर पूरी एनर्जी के साथ इस पेपर को डिकोड करेंगे और इसके छुपे हुए पैटर्न को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही सबके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि बस मुझे पूरे 100 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए विद एक्सप्लेनेशन। ये एकदम नेचुरल रिएक्शन है। लगता है कि बस सारे आंसर्स एक बार मिल जाएं और बात खत्म। लेकिन सच बताऊं, क्या इन 100 मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को सिर्फ रट लेना काफी है? द शॉर्ट आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। इस पेपर के लेवल को देखकर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि अब रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला। एग्जाम क्लियर करने की असली चाबी है कोर कॉन्सेप्ट्स की डीप स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आज हम सिर्फ ब्लाइंड आंसर्स तक नहीं रुकेंगे, बल्कि उस राइट अप्रोच को समझेंगे जो एक्चुअली एग्जाम क्लियर करवाती है। इस मैसिव पेपर को आसान और डाइजेस्टेबल बनाने के लिए इसके क्वेश्चंस को 4 मेन पिलर्स में बांट दिया गया है। पहला, हिस्ट्री एंड एंशिएंट कल्चर। दूसरा, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। तीसरा, इकोनॉमी एंड फ्यूचर टेक। और आखिरी पिलर है गवर्नेंस एंड ग्लोबल रिलेशंस। चलिए एक एक करके इन पर डीप डाइव करते हैं। तो आते हैं अपने पहले पिलर पर, हिस्ट्री एंड एंशिएंट कल्चर। एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है वो ये कि आजकल एग्जामिनर्स सिर्फ डेट्स और पुराने नाम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि वो टेस्ट कर रहे हैं कि उन हिस्टोरिकल जमानों की सोसाइटी और लाइफस्टाइल की गहराई कितनी अच्छी तरह समझ आती है। यहाँ एक्चुअल एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस 38 और 40 दिए गए हैं जो एंशिएंट इंडिया पर बेस्ड हैं। हड़प्पन टाउन्स और ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में कितनी नॉलेज है? यहाँ एक छोटा सा पॉज लिया जा सकता है खुद को टेस्ट करने के लिए, इससे पहले कि हम इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में जाएं। इन दोनों पीरियड्स का कंट्रास्ट ऑनेस्टली बहुत ही फैसिनेटिंग है। क्वेश्चन 38 में हड़प्पन्स की आर्किटेक्चर को हाईलाइट किया गया है। सोचिए, उस जमाने में बेक्ड ब्रिक्स, प्रॉपर कुएं, बेथिंग प्लेटफॉर्म्स और बड़े-बड़े कमरे हुआ करते थे। ये दिखाता है कि उनका प्रॉपर्टी सिस्टम और साइंस कितना एडवांस था। दूसरी तरफ क्वेश्चन 40 में ऋग्वेदिक एग्रीकल्चरल टूल्स की बात हुई है। यहाँ फोकस है आश्मा चक्र यानी स्टोन पुली और खेती के लिए बैलों के इस्तेमाल पर है। जब इन दोनों एरास के बेसिक स्ट्रक्चरल फीचर्स और उनके डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लिया जाता है ना, तो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना लिटरली बच्चों का खेल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर की तरफ, एनवायरनमेंट एंड जियोग्राफी। ये सेक्शन अब सिर्फ नदियां और पहाड़ याद रखने तक सीमित नहीं रहा। अब यहाँ जियोग्राफिकल फैक्ट्स को मॉडर्न क्लाइमेट इनिशिएटिव्स और लेटेस्ट साइंटिफिक प्रोसेसेस के साथ मिक्स करके पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन 60 को ही देख लीजिए। ये सीधा ग्रीन हाइड्रोजन की न्यूएंसेस पर टारगेट करता है। ये क्वेश्चन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आज के टाइम में अलग-अलग साइंटिफिक प्रोडक्शन मेथड्स के बीच का एग्जैक्ट माइनर डिफरेंस पता होना कितना ज्यादा क्रूशल हो गया है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाइड्रोजन आखिर ग्रीन बनता कैसे है? चलिए इस डेफिनेशन को सिंपल टर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है और उस प्रोसेस में जो बिजली लगती है वो स्ट्रिक्टली रिन्यूएबल एनर्जी से आती है, सिर्फ तभी उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये उन तरीकों से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ डीकार्बनाइज्ड नेचुरल गैस का यूज होता है। अगर दिमाग में ये स्ट्रिक्ट डेफिनेशन एकदम क्लियर है तो इस क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को बिना किसी कंफ्यूजन के आराम से टैकल किया जा सकता है। और उसी क्वेश्चन में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग स्टैटिस्टिक पर भी ध्यान देना जरूरी है, जो है 50। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम है 2030 तक हर साल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 50 मिलियन मेट्रिक टन्स, जी हाँ 50 MMT तक कम करना। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत ही मैसिव टारगेट है। ऐसे स्पेसिफिक हार्ड हिटिंग फैक्ट्स पर नजर रखना इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। चलिए अब एंटर करते हैं अपने तीसरे और काफी एक्साइटिंग पिलर में, इकोनॉमी एंड फ्यूचर टेक। हम सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी कितनी तेजी से डिजिटल हो रही है और एग्जामिनेशन पेपर भी इन्हीं मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्वेश्चंस 42 और 46 ये प्रूव करते हैं कि जो टर्म्स हम रोज सोशल मीडिया या टेक ब्लॉग्स में पढ़ते हैं वो अब फॉर्मली एग्जाम का हिस्सा बन चुके हैं। मॉडर्न ई-कॉमर्स के जो बज़वर्ड्स थे अब वो सीधा पेपर में कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट करने के लिए आते हैं।
जैसे क्वेश्चन 42 में पूछा गया है, ड्रॉपशिपिंग आखिर है क्या? एक लाइन में कहूँ तो ये एक ऐसा ई-कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल है जहां सेलर के पास अपना कोई एक्चुअल स्टॉक नहीं होता। सेलर सिर्फ प्रोडक्ट की प्राइसिंग कंट्रोल करता है, और जैसे ही कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर और शिपिंग डिटेल्स डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी सप्लायर को भेज दी जाती हैं, जो प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर तक शिप कर देता है। आज के डिजिटल एरा में सप्लाई चेन मॉडल की ऐसी बेसिक समझ होना एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुकी है। फिर आता है क्वेश्चन 46 का थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने वाला टॉपिक, रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी RW टोकनाइजेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगते हैं ना, पर इसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। इसका सीधा सा मतलब है रियल वर्ल्ड आइटम्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल टोकन्स में कन्वर्ट करना। इसका फायदा क्या है? ये मार्केट्स को 24/7 ओपन रखता है, ब्रॉडर फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करता है और आम लोगों को हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स का एक्सेस देता है। देखा, इन 4 सिंपल पॉइंट्स ने इस भारी भरकम टेक्निकल टर्म को कितना ईजी बना दिया। अब आते हैं अपने आखिरी और चौथे थीमेटिक पिलर पर, गवर्नेंस एंड ग्लोबल रिलेशंस। यहाँ एग्जामिनर का मेन फोकस इस बात पर होता है कि मैक्रो लेवल पर गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स की समझ कितनी सॉलिड है। सागरमाला प्रोग्राम पर बेस्ड ये क्वेश्चन 5 अपने आप में बड़ा यूनिक है। यहाँ सिर्फ ये आइडेंटिफाई नहीं करना कि कौन सी लाइन सच है, यहाँ असली टेस्ट ये है कि क्या एक स्टेटमेंट दूसरे को वैलिडेट कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है या फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ये प्रॉपर डॉट कनेक्टिंग वाली बात है। तो आइए इस विजन के कोर पॉइंट्स को एक जगह रखते हैं। सागरनाला प्रोग्राम प्रैक्टिकली पोर्ट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ और कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अब नए लेयर्स जोड़ दिए गए हैं, जैसे इंडिया को एक ग्लोबल मैरिटाइम इनोवेशन हब के रूप में एस्टैब्लिश करना, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लॉन्ग टर्म विजन्स के साथ परफेक्टली अलाइन होता हो। ये समझना जरूरी है कि कैसे ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के गोल्स को अब फ्यूचर ओरिएंटेड इनोवेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है। और ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें तो क्वेश्चन 91 एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ इंटरपोल नोटिसेस को मैच करना था। इन कलर्स और डिस्क्रिप्शंस को ध्यान से देखकर मेंटली गेस करने की कोशिश की जा सकती है कि किस कलर का नोटिस किस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए इशू होता है। टेक अ सेकंड एंड मेंटली लॉक इन दोज गेसेस। ओके, तो चलिए करेक्ट पेयरिंग्स रिवील करते हैं। सिल्वर नोटिस इशू होता है क्रिमिनल एसेट्स को आइडेंटिफाई और ट्रेस करने के लिए। ब्लू नोटिस का यूज किसी पर्सन की आइडेंटिटी से जुड़ी एक्स्ट्रा डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्लैक नोटिस इशू होता है अनआइडेंटिफाइड बॉडीज यानी अनजान शवों की जानकारी निकालने के लिए। और ग्रीन नोटिस का पर्पस होता है पब्लिक सेफ्टी को किसी पॉसिबल थ्रेट से वार्न करना। ये टेबल एक ऐसी क्लीन ट्रिविया शीट है जो इस कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर देगी। सारे थीम्स काफी डीपली एक्सप्लोर हो चुके हैं। अब समय है इस एक्सप्लेनर को सम अप करने का। लेट्स लुक एट द फाइनल टेक अवे व्हिच गोज वे बियॉन्ड जस्ट द आंसर की। आइए इन सारी लर्निंग्स को एक सिंगल कोहेसिव लेसन में पिरोते हैं। ये स्टेटमेंट आज के हमारे पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। सक्सेस इन दिस एग्जाम कम्स नॉट फ्रॉम चेसिंग 100 इंडिविजुअल आंसर्स बट फ्रॉम मास्टरिंग द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स एंड रिकग्नाइजिंग हाउ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स इंटरैक्ट। वही बात जो हमने शुरू में की थी, जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि पूरे 100 क्वेश्चंस को रट लिया जाए, वो टेक्निकली काम नहीं आने वाली। एक थीमेटिक अप्रोच रखना और स्टेटमेंट्स की गहराई और उनके आपस के कनेक्शन को समझना, यही फोकस्ड लर्नर्स के लिए इस पेपर को कॉन्कर करने का सबसे पावरफुल टूल है। जाते जाते एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज जिन 4 पिलर्स पर बात हुई, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और गवर्नेंस को, आने वाले नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल को क्लियर करने के लिए इनमें से कौन सा पिलर सबसे ज़्यादा डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड करता है? अपनी प्रेपरेशन को इवैल्यूएट करने का और अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाने का ये एक बेहतरीन मौका है। आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही नए कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए और अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए।